हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिकैम साइंस में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट को, बोरोन और कार्बन फैमिली को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उसी की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ, और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें। और जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन है कि माई सेल्फ प्रेम कुमार, आई हैव डन BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम आईसर मोहाली। आई एडमिटेड इन दैट इंस्टीट्यूट थ्रू द IIT JEE रैंक एंड माई सब्जेक्ट वाज केमिस्ट्री मेजर। सो नाउ दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो इसमें कॉलम सेकंड में प्रोसेस दिए गए हैं, केमिकल प्रोसेस, और कॉलम 1 में केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं। तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो कैच करना है इसमें, वो आप इसमें कैच कीजिएगा कि हम लोग सी को देखते हैं, जो हम लोगों को ईजिली जोड़ सकते हैं कि Si4 निगेटिव जो हैं ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है अगर हम लोग इसकी बात करें। और अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं Si2O7 6 निगेटिव में, तो आप समझ सकते हैं कि सिंपली हमको हीट करना होगा। हीट करते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी का ही सेम मॉलिक्यूल जो है सिलिकेट का, वो वाटर निकाल देगा और फॉर्मेशन क्या कर लेगा, SiO SiO, ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं इस पर कितना चार्ज है, Si2O6 -6 इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब सी का आंसर क्या हो जाएगा, P, इस तरह से। तो ये फाइनल इसका आ जाएगा। अभी हम लोग सेक्शन बी पर चलते हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि जैसे बात करते हैं हम लोग AlO2 निगेटिव को, तो ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये AlOH का होल थ्राइज में स्टेबल है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये AlOH का होल थ्राइज स्टेबल क्यों है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये बेसिक मीडियम में होता तो AlOH का होल थ्राइज OH निगेटिव, तो ये किस में चला जाता, AlOH का होल 1 निगेटिव, यानी कि ये चला जाता किस में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये चला जाता। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिफिकेशन जो हम इसका करेंगे, यानी कि बी का ऑप्शन क्या हो गया, बी का ऑप्शन हो गया इसमें R। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, ट्राई करते हैं समझने की नेक्स्ट का किस तरह से हम लोग मैचिंग करेंगे, उसको भी आप देखिएगा। कि अभी हमारा हो गया, ये हो गया और ये वाला हो गया। अभी हम लोग चलते हैं डी पर। ये है B4O7 2 निगेटिव से हम लोगों को बनाना है BOH का होल थ्राइज। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं Na2B4O7। तो ये क्या है, बोरेक्स है, ये बोरेक्स है। हम लोग इसकी रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें 10H2O वाटर के होते हैं। हीटिंग जब हम करते हैं तो Na2B4O7 बनता है, जिसको हम लोग डाइल्यूट HCl से जब ट्रीट कराते हैं तो BOH का होल थ्राइज बन जाता है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये किस तरह से बन रहा है। तो यानी कि इसमें एसिडिक मीडियम है सबसे पहले तो, और एक्वस मीडियम है। तो इसका मतलब है कि इसका डी का आंसर क्या हो जाएगा, या तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा या फिर इसका सिंपली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो क्यू इसका आंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने डी को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ए पर, और ये Bi+3 है, इसको हमें ले जाना है BiO+ में, इस तरह से। तो इसका हम लोग सिंपली अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको हम BiO+ में ले जा सकते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का करेक्ट आंसर हो गया इसका। इसमें हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस के रूप में हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो ए को हम लोग मिला सकते हैं क्यू से, इस तरह से।
तो ये इस तरह से हम लोगों ने, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में IIT JEE में, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें पकड़ना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत हैं, और पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या पहले स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग देता है कि नहीं, हमें पकड़ना है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये क्या है, बिटवीन SiCl4 एंड CCl4 ओनली SiCl4 रिएक्ट विथ वाटर। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग बात करते हैं SiCl4 की, तो इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, वाटर का लोन पेयर, हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन देखे थे SiCl4, अगर हम लोग इसको वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो Si के इम्पटी डी ऑर्बिटल में जाता है और बारी बारी से बॉन्ड टूट जाते हैं और SiOH का होल 4 और HCl रिलीज होता है, वाइट फ्यूम रिलीज होती हैं। तो लेकिन अगर हम लोग CCl4 की बात करते हैं, उसको हम लोग वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ये इमिसिबल टाइप का है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये COH का होल 4 टाइप का नहीं बनता, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर का लोन पेयर जो है इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नहीं जा सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अगर हम लोग इसका रीजनिंग देखते हैं तो कह रहा है कि SiCl4 इज आयनिक एंड CCl4 इज कोवैलेंट। तो ये गलत बात है, SiCl4 आयनिक नहीं होता। चाहे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के जो हैलाइड हैं, मतलब MX4 टाइप के, वो सारे कैसे होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा स्टेटमेंट वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्मॉल साइज ऑफ B+3 फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए महत्वपूर्ण क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड बनता है तो इस तरफ ये एक अपना मेटल होता है और इधर मान लीजिए कोई X एलिमेंट होता है, और यूजली X क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कैसा निगेटिव चार्ज बियर करता है, और M कैसा प्लस चार्ज बियर करता है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोवैलेंट करैक्टर हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अभी इसमें कम्प्लीटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो X पे है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम्प्लीटली कहाँ से गई, M पे। लेकिन कोवैलेंट का नेचर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयरिंग में होते हैं, एक इसका और एक इसका, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ओवरऑल शेयरिंग में रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ आयनिक कंपाउंड के केस में ऐसा होता नहीं है, आयनिक कंपाउंड के केस में ऐसा होता नहीं है। तो इस आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट करैक्टर कब हो सकता है, जब M का साइज स्मॉल हो और चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज हाई हो, स्मॉल चार्ज कम हो। तो क्या होगा इसके केस में, इसके केस में होगा जो X की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अधिक मैक्सिमम पोलराइज कर पाएगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है X की M पर आ जाएगी, और ये स्लाइटली किस तरह, स्लाइटली कोवैलेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हमें एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जैसे कि मान लीजिए बोरॉन है तो स्मॉल साइज होना चाहिए, साइज शुड भी स्मॉल होना चाहिए, और जो चार्ज है वो हाई होना चाहिए, या फिर कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होना चाहिए। उसके केस में कंपाउंड कैसा फेवर करता है, और फेवर करता है कोवैलेंट नेचर को। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि बोरॉन कैसा है, ग्रुप 13 एलिमेंट का टॉप एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर बात करते हैं स्मॉल साइज ऑफ द B+3 फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये ट्रू है, स्मॉल साइज फेवर करता है। तो इसलिए हम इस तरह से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को टैकल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट पढ़िएगा, लिखा है कि इन वाटर द ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। अगर इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं,
और अगर वाटर से ट्रीट कराते हैं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरॉन में आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा BOH OH OH, ये OH ऊपर निगेटिव, तो ये क्या हो गया, इसने एक मोनो बेसिक हो गया। क्यों मोनो बेसिक हो गया, और एक ही OH को लिया है, यानी कि इसने क्या किया, जब ये वाटर OH दे देगा तो एक H+ रिलीज कर देगा, तो यानी कि जो ये H3BO3 है इसने दूसरे से OH निकलवा लिया और इस तरह से इनडायरेक्टली H+ को मीडियम में छोड़ा है, तो इसलिए कैसा हो गया, वीक हो गया, वीक एसिडिक हो गया, वीक एसिडिक हो गया। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है कि इन द वाटर ऑर्थोबैरिक एसिड बिहेव एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लिखा है इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का काम नहीं किया, इसने OH को लेने का काम किया है, इसीलिए मोनोबेसिक भी है और वीक एसिड है, इसने वाटर का H+ निकलवाया है, तो ये प्रोटॉन डोनर नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को टैकल किया है। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इसको देखिएगा, कह रहा है कि AlOH का होल थ्राइस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये आपको पता लगाना है कि AlOH का होल 4 जो है, अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं, मान लीजिएगा वाटर के साथ में अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं और या फिर डाइल्यूट H+ ले लें या HCl ले लें, उसके केस में तो आप देखिएगा कि अगर ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो बेस क्या करता है, OH को देना चाहता है, तो ये कम्प्लीटली OH को दे देगा और किस फॉर्म में चला जाएगा, Al+3 में चला जाएगा इस तरह से, और इस तरह से चला जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर रहेगा। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल इसको सपोर्ट करते हैं, तो आप समझिएगा किस तरह से ये कम्प्लीटली OH को रिलीज करके किस में चला गया, तो ये सॉल्ट जो बना वो क्या, वाटर रिलीज हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन है तो वाटर रिलीज हो जाएगा, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ये बेस की तरह रिएक्ट किया, लेकिन वहीं पे आप उल्टा देखिएगा, अगर हम AlOH का होल थ्राइज, अगर हम लोग AlOH का होल थ्राइज को NaOH से ट्रीट कराते हैं तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, इसका OH नेगेटिव इसमें घुस जाएगा, तो ये क्या बनाए, AlOH का होल 4 1 नेगेटिव बनाएगा इस तरह से, और Na+ रिलीज हो जाएगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एसिड की तरह रिएक्ट किया इसने, या फिर कह सकते हैं मीडियम में अगर वाटर अवेलेबल है H2O तो इस वाटर से OH को ले लेगा और H+ रिलीज कराएगा इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है। आगे स्टेटमेंट है कि AlO और OH बॉन्ड कैन बी ब्रोकन विथ इक्वल ईज इन AlOH का होल थ्राइज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर AlOH की हम लोग बात करते हैं तो ये बॉन्ड इक्वली एसिड बेस रिएक्शन में टूटते हैं नॉर्मली। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा था, जो हम लोग एसिडिक मीडियम ले रहे थे तो AlO बॉन्ड टूट रहा था, इसमें AlO बॉन्ड टूट रहा था इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं इक्वली ईज के माध्यम से जो है हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को समझिएगा कि ये एक रिएक्शन दिया गया है 2X + B2S6 डाइबोरेन है, इसको रिएक्ट कराने पे BH2X2 इस तरह से प्लस और BH4 निगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, जो हमारी डाइबोरेन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बोरॉन बनाना बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होता है इस तरह से बनाना बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, अगर इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी X से और अगर ये इस तरह से टूटता है तो ये क्या सिमेट्रिकल है, इस लाइन के लेफ्ट में और राइट में देखिएगा एकदम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल टूट रहा है BH3 की फॉर्म में, 2BH3 बनता है, तो ये क्या सिमेट्रिकल ब्रेकेज है, सिमेट्रिकल ब्रेक हुआ है ये डाइमर। अगर हम लोग बात करते हैं इसको, मान लीजिए हम लोग दूसरी तरह से तोड़ के देखते हैं, जैसे ये देखिए H और इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं BHH। अगर अनसिमेट्रिकली बिहेवियरली अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं।
तो ये क्या बनाएगा, BH2 निगेटिव और BH4 निगेटिव BH2 प्लस। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज हो गया, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज हो गया। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि डाइबोरॉन जो है उसका ब्रेकेज है दो तरह से हो सकता है। एक तो सिमेट्रिकल ब्रेकेज हो सकता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज हो सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों अवेलेबल रहते हैं। अगर सिमेट्रिकल होता है तो सिंपली BH3 एडक्ट फॉर्मेशन में निकल के बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, इस चीज़ को समझिएगा। अभी हम लोग चलते हैं, देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया है कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज हमें पहचानना है। तो आप देखिएगा कि जो 1 डिग्री है और जो 2 डिग्री है अमाइन, वो क्या करता है, वो अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज करता है। इस चीज़ को समझिएगा कि जो 1 डिग्री है और जो 2 डिग्री है वो अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज करता है। तो इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री को हम लोग पहचान सकते हैं। तो जो अमोनिया अपना हो गया, CH3NH2 अपना हो गया, और जो अपना C पार्ट है तो ये क्या 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इस तरह से। और जो अमोनिया है तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों ही जो है अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज करेंगे। लेकिन जो अपना D है वो अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज नहीं करेगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मल्टीपल एक से ज़्यादा आंसर इसके करेक्ट हैं, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ समझिएगा कि B2S6 है, अगर इसको हम लोग NCH3 के होल थ्राइस से ट्रीट कराते हैं तो सिंपली जो BH3 बनता है, जिसको NCH3 का होल थ्राइस कोऑर्डिनेट करता है, जो फाइनली ब्रेक होकर 2BH3 बनते हैं। तो ये क्या सिमेट्रिकल ब्रेकेज करता है, क्योंकि ये 3 डिग्री अमाइन है। इस चीज़ को समझिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा 2009 में। और अभी हम लोग चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो कह रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन गिव्स। तो क्या करना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन की बात कर रहा है और उसको हम लोगों को इसमें बताना है क्या देता है। तो आप समझिएगा, हाइड्रोलिसिस जो हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए SI है, RR है और ये Cl है, इस तरह से अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देता है, SiRRCl, ये Cl की जगह OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। और ये फिर कंडेंस पॉलीमराइजेशन में चला जाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके वाटर रिलीज करते हैं। तो क्या बनाते हैं, इस तरह से एक पॉलीमर बनाएंगे, इस तरह से। तो ये जो पॉलीमर बन रहा है ये किस तरह का पॉलीमर है, इसको कहते हैं सिलिकॉन, इसको कहते हैं सिलिकॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। इस चीज़ को समझिएगा। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स का। अब नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन यील्ड्स। तो ये कह रहा है कि इसके हाइड्रोलिसिस क्या देता है। अब आप देखिएगा, R3 है, SiRR, तो इस तरह से, और ये Cl है, इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं। तो ये RSiR और ये OH हो जाएगा। लेकिन ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा। अगर ये पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा, RSiR ROH, ऐसे ही OH R। अब ये देखिए वाटर निकल जाएगा। तो क्या बना है इसमें, RSiR ROSiR। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R3SiO का होल ट्वाइस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि द 2 टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन द B2S6 आर कोवैलेंट एंड। तो कह रहा है कि वो किस प्रकार के बॉन्ड है, 2 तरह के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात सही है, ये डाइबोरेन है इस तरह से, और इसमें ये बनाना बॉन्डिंग में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड हैं, तो 1, इसको कहते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 बॉन्ड जो सेम है, 4 BH बॉन्ड है। कैसे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं।
अगर हम लोग बात करते हैं इसमें थ्री, इसमें कलर बदल लेते हैं तो ये ए वी सी डी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये किस तरह के 2 जो है बी एच बी, ये किस तरह के बॉन्ड हो गए, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए इस तरह से। तो इसमें ये 2 तरह के बॉन्ड हैं, तो इनका नाम लिखना है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो जो रिसेंट डिस्कवर कार्बन है उसका एलोट्रोप कह रहा है इज कॉमनली नोन एज। अब आप इसी को समझिएगा कि ग्रेफाइट एलोट्रोप था कार्बन का, डायमंड था, और जो लास्ट में बुक मिनिस्टर फुलरीन था उसको डिस्कवर किया गया था बाय द ग्रेफाइट। तो यानी कि सबसे लास्ट में यही डिस्कवर किया गया है फुलरीन। तो कॉमनली नोन एज फुलरीन C16 वाला क्या है, इसको कह सकते हैं बुक मिनिस्टर फुलरीन कह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए लिक्विड विच इज़ परमानेंटली सुपर कूल्ड इज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड। तो जो परमानेंटली और सुपर कूल्ड है उनको क्या कहते हैं, ग्लास। ग्लास अपना क्या है, परमानेंटली सुपर कूल्ड मटेरियल है, लिक्विड है एक्चुअल में। ये इसका स्टेट क्या है, लिक्विड है, लेकिन सुपर कूल्ड है, इसलिए ये कहलाता है परमानेंटली सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, और ये जी क्वेश्चन था। आगे हम लोग ट्रू फॉल्स पे जाते हैं। हम लोग को पता करना है कि स्टेटमेंट इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं ट्रू है। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अपना CCl4 है इन एयर, कह रहा है एयर में बर्न होता है लाइटेड टू गिव फॉस्फाजीन, कह रहा है कि COCl2 देता है। तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि जो CCl4 है वो वाटर की जो स्टीम है, स्टीम वेपर है, उसके साथ ट्रीट करने पर COCl2 देता है और HCl रिलीज होती है। तो ये क्या है, फॉस्जीन गैस है। ये फॉस्जीन गैस है, पॉइजनस होती है, इसीलिए CCl4 का जो कंटेनर है उसको सनलाइट से बचा के रखा जाता है ताकि फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट ना हो जाए इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है कि ग्रेफाइट इज़ ए वेटर लुब्रिकेंट ऑन द मून देन द अर्थ। तो एक तरफ मून है और एक तरफ अर्थ है। तो अर्थ पे ग्रेविटी मान लीजिए G है, तो मून पे कितनी रह जाती है, 1/6G रह जाती है। तो जब ग्रेविटी लो हो जाती है तो उसमें विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। अगर वो इंक्रीज कर जाएगी तो जो ग्रेफाइट है वो अर्थ के कंपेरिजन में जो मून है वहाँ पे कैसा, वेटर लुब्रिकेंट की तरह यूज होगा। सॉलिड लुब्रिकेंट हम लोग कह सकते हैं इसको, सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हम लोग सेकंड से अभी आगे बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऑल द AlCl बॉन्ड इन Al2Cl2 आर इक्विवेलेंट। आप इसको समझिए कि जो एल्यूमिनियम का डाइमर है, एल्यूमिनियम का हैलाइड है जो इस तरह से, तो डाइबोरॉन का केस में तो बनाना बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम में चला जाएगा, और जो इस वाले क्लोरीन का लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम एम्प्टी d कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो 2 बॉन्ड हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कैसे बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, और ये कैसे नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड हैं इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं ऑल द बॉन्ड आर इक्विवेलेंट होते हैं, नहीं इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी सिंपल आंसर था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट। अब आप इस चीज़ को समझिए कि ग्रेफाइट जो है और जो डायमंड है, ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल प्लेन में जो है जुड़े रहते हैं, कार्बन जुटे रहते हैं, और कंडक्टिंग सीट होता है। ये 2D में होता है। अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो इसमें डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डायरेक्शनल होता है। सबसे बड़ी बात 3D में होता है। तो जो 3D में स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्ड होगा। ये 2D में है तो ये उतना हार्ड होगा नहीं। तो डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, तो बिल्कुल सही आंसर है। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
कहाँ पे चलेंगे, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 13 डिक्रीज प्रोग्रेसली डाउन द ग्रुप। तो इसको बताना है करेक्ट है कि नहीं है। अब आप ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं यानी बोरॉन का, तो बोरॉन की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि ऊपर साइज कैसा है, स्मॉल है, ऊपर +3 है, नीचे जाते हैं तो कैसा होता है, +1 फेवर करता है, +1 फेवर करता है। तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एसिडिक चार्ज किस पे डिपेंड करता है, करेक्टर चार्जेस पे, एसिडिक करेक्टर चार्जेस पे। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो क्या करता है, चार्जेस घटता है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा था, एसिडिक करेक्टर जो है वो नीचे जाने पे घटेगा, तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो ये नीचे जाने पे डिक्रीज नहीं करेगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। इसको एक अनदर टर्म में भी समझिएगा कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो उसमें बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो इसमें बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखा है द टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन इज मच हाइयर फॉर सी देन SI। अब इस चीज़ को समझिएगा कि जो C है और जो SI है, तो कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन का कार्बन में ही बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से प्रेफर करता है। और अगर SI की बात करें तो इसमें भी बनते तो हैं, लेकिन क्या प्रेफर करते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो SI का हाइब्रिडेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या 3p4 इस तरह का। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आउटर मोस्ट में, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये टोटल 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया अपना 16 इस तरह से। तो ग्रुप 14 का है तो टोटल कितना होना चाहिए इसमें कार्बन में। तो इस तरह से इसका हम लोग करते हैं 1s2 2s2 और ये हम लोग कर सकते हैं 1s2 2s2 2p4 इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में होता है इसमें 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ जाएगा अपना 2p2। तो अपना ये हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2p2 और यहाँ लिखते हैं 3p2। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो 2p है और जो 2p है उसका जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जो 3p है उसके साइज बड़े होते हैं रिलेटिवली, तो उनका ओवरलैपिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये समझिए। और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है तो SI का साइज बढ़ जाता है, इसलिए और ऊपर से 3p की ओवरलैपिंग हो रही है। तो SI बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन CC बॉन्ड उतना स्ट्रांग है क्योंकि साइज स्मॉल है और 2p का ओवरलैपिंग है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन इज मच हाइयर फॉर C देन द SI। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको मैच करना है, इसको देखिएगा कि ईच एंट्री इन द कॉलम X इन द सम वे रिलेटेड टू द एंट्री इन द कॉलम Y एंड Z मैच द अप्रोप्रिएट एंट्री। तो इसको हम लोगों को ऐड करना है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, इसको हम लोग पहले तो देख लेते हैं। अगर करना हो, जैसे डायमंड है, डायमंड कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, तो ये एब्रेशन की तरह यूज होता है। तो इसको हम लोगों ने मैच कर दिया। तो जो बोन एस है, हमको पता है जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की जो राख होती है उसमें क्या फॉस्फेट होता है, तो इसको हम लोग मिला सकते हैं सुपर फॉस्फेट से, इस तरह से। अगर हम लोग बात करते हैं माइका की, तो माइका क्या है, एक तरह से देखा जाए तो माइका क्या है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है माइका का। और माइका में क्या होता है, SiO2 का क्रिस्टल होता है, माइका सिलिका का क्रिस्टल होता है, तो वो कंडक्टिंग तो होता नहीं है। तो जो लेयर स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, अपना यहाँ पर हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं। अब आप देखिएगा कि कार्बोरंडम है, इसको हम लोग मिला सकते हैं किससे, डायमंड से, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिएगा रॉक साल्ट को, तो जो अपना NaCl हो गया मान लीजिए, तो NaCl कैसा क्यूबिकल होते हैं, सोडियम क्यूबिकल फॉर्म में जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो अपना ये क्या है, क्रिस्टलाइन क्यूबिक हो गया। इस चीज़ को समझिएगा। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको क्रिस्टलाइन क्यूबिक ले लेते हैं। अब आप समझिएगा कि जो फिशेस होती हैं, फिश इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए बॉडी को नमक का सहारा लिया जाता है, सॉल्ट का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। तो क्रिस्टलाइन क्यूबिक कैसा हो गया, एक प्रिजर्वेटिव भी हो गया। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट की, तो ये ईस्ट क्या है, फर्मेंटेशन में जाता है, फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनता है। तो ये एकदम सही है। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे आप देखिएगा कौन सा बचा हुआ है, तो यहाँ पे सारे ही हो गए लगभग। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो अपना जो बोन एस है उसमें क्या फॉस्फेट होता है, यानी फास्फोरस। तो अगर उसमें फास्फोरस होता है तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये अपना करेक्ट हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आया हुआ क्वेश्चन, इससे काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 इज कोवैलेंट फ्रॉम द डाटा गिवन द प्रेडिक्ट वेदर इट वुड रिमेन कोवैलेंट और बिकम आयनिक इन एक्वस सोल्यूशन। तो आपको बताना है कि एक सैंपल दिया है आपको AlCl3 का, एक सैंपल दिया है, ये एनहाइड्रस है, और बोल रहा है कि जब आप इसको वाटर में डालते हो तो कह रहा है कि कोवैलेंट है, और जब आप इसको वाटर में डालते हो एक्वस मीडियम में, तो कह रहा है कि इसमें जो है कि इसके पास दो चांसेस है, या तो ये आयनिक में चला जाए यानी Al+3 में चला जाए और Cl नेगेटिव में टूट सकता है, या फिर ये कोवैलेंट में जाए। अगर ये कोवैलेंट में टूटेगा तो कैसा बनेगा, AlOH का होल थ्राइस बनेगा। और हम कह सकते हैं कि Al अगर बेसिक मीडियम ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम, तो AlOH का होल 4 नेगेटिव भी बन सकता है इस तरह से। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको देखिएगा, तो हमारे पास दो चांस है। तो ये कैसा है, कोवैलेंट है, और ये कैसा है, आयनिक है, इस तरह से। अब आप थोड़ा कंसेप्ट ये समझिएगा कि जो हम लोग किसी जैसे NaCl है, और या फिर हम लोग NaCl को क्यों लें, जो क्वेश्चन है हम लोग उसी को ले लेते हैं। अगर जैसे कि AlCl है, अगर इसको हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं और अगर ये आयनिक फॉर्म में टूटता है इस तरह से, तो इसकी आयनिक स्टेबिलिटी इस बात पे, किस बात पे डिपेंड करती है, तो ये किस स्टेबिलिटी है जो, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो Al+3 है, इसके सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो कितना इसको स्टेबलाइज करते हैं। जैसे अगर इसमें एक्वस मीडियम यहाँ भी होगा तो फिर जो Al+3 है उसके चारों ओर वाटर होंगे, तो जो वाटर होंगे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या हुआ, स्टेबिलिटी दे रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ब्रैकेट में एक्वा। तो ये क्या है, हाइड्रेशन कहते हैं इसको। तो स्टेबिलिटी के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही Cl नेगेटिव भी स्टेबलाइज हो जाएगा, Cl नेगेटिव वाटर के साथ में इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, Cl नेगेटिव, ब्रैकेट में एक्वा हम लोग लिख देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं Cl नेगेटिव, और ये हम लोग कहते हैं इसको कि ये हाइड्रेशन में चला गया। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज निगेटिव होनी चाहिए, यानी कि वो सॉल्यूशन में रिलीज होती है। और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक मटेरियल हो, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। तो यानी कि हमें ये समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट में आयनिक रूप में स्टेबल रहे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये आयन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो। यानी कि हमें जो नेट एनर्जी है वो कैसी मिलनी चाहिए, नेगेटिव मिलनी चाहिए। अगर एनर्जी पॉजिटिव मिलती है तो उसका मतलब है कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। आप इस चीज़ को समझिए, किसी भी सिस्टम में कोई भी रिएक्शन जो हम करते हैं वो आपको एनर्जी, जो एंथैल्पी हम कह सकते हैं, एंथैल्पी, अगर वो एंथैल्पी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। अगर वो एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। और जिस भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम कैसा, स्टेबल होता है।
यानी कि वो सिस्टम स्टेबल होता है इस तरह से। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर हमें AlCl3 से Al+3 एक्वा बनाना हो तो सबसे पहले हमें Al+3 बनाना होगा, यानी कि हमें आयनाइजेशन करना होगा एल्युमिनियम का, और Al+3 में तब जाएगा और फिर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। फिर ये हाइड्रेशन में जब जाता है, हाइड्रेशन डेल्टा, हाइड्रेशन हम लोग बोल देते हैं इसको, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, Al+3 एक्वा बनाता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो डेल्टा H हाइड्रेशन है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आयनाइज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब अगर ये हमको पता है कि अगर सॉल्वेंट में या आयनिक फॉर्मेट में स्टेबल रहे तो हमें टोटल एनर्जी कैसी मिलनी चाहिए, निगेटिव मिलनी चाहिए, यानी इन दोनों का एडिशन अगर निगेटिव आता है तो वो फेवरेबल हो जाएगा। तो अब आप इस चीज़ को समझिएगा। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अब इसमें देखिए डाटा क्या दिया है आपके पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप भी देखिएगा कि जो Al की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है IE वो क्या दी गई है, 5137, और जो नेट हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग निकालते हैं, अब देखेंगे कौन सी ज़्यादा है। तो नेट हाइड्रेशन एनर्जी अगर हम लोग निकालें तो कितनी हो जाएगी, Al+3 की और +3 × Cl नेगेटिव की, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं। तो इसकी हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी दी है कितनी, 4665, और Cl की क्या दी है, -381। इस तरह से तो हम लोग जब इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है और जो आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। जब इसका निगेटिव आता है इसका क्या मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी कैसी कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर ये एनर्जी रिलीज करता है इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो Al+3 है वो आयनिक फॉर्मेट में ज़्यादा स्टेबल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बिहाइंड इसके, इसको आप लोग समझिएगा। अब लिखा हुआ है कि गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंस। लिखा है ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। अब आप इसको समझिएगा कि ग्रेफाइट जो है वो 2D फॉर्मेट में है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से, इस तरह से सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इस तरह से मूव करती है सीट में। तो जो सीट की ये 2D में है, ये सीटें जब एक ऊपर एक रखी जाती हैं तो ये स्लिपरी होती हैं। तो यही स्लिपरी नेचर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, सॉलिड लुब्रिकेंट बनाता है। सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए क्या जरूरी है, एक तो उसका स्लिपरी नेचर, दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि हाई टेम्परेचर को बियर कर जाए। तो चूंकि ये ग्रेफाइट है और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, हम लोगों ने देखा था इसका फॉर्मेशन, ग्रेफाइट का फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा HF(C) ग्रेफाइट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए ये सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, हाई टेम्परेचर इंडस्ट्री में, जहाँ पे हाई टेम्परेचर बियर कहा जाता है, वहाँ पे जो अगर हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट लेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा और वो अपनी स्टेट बदल लेगा, इसलिए ग्रेफाइट को वहाँ यूज किया जाता है। तो ये एक थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन समझिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ N इन द मॉलिक्यूल फार्मूला BeNal2Si6O18 में हमें बताना है कि कितने एटम जो हैं B के लगे हुए हैं, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है, इन सब की अगर ऑक्सीजन स्टेट पता है तो हमें पता है BeNal2Si6O18 कैसा है, न्यूट्रल है, इस पर ऊपर चार्ज कितना 0 है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग B की ऑक्सीजन स्टेट को x मान लें, नंबर ऑफ एटम को, तो ये हो गया NX इस तरह से। और अगर हम लोग बात करते हैं 2 × Al की कितनी होती है, +3 होती है। 6 × अगर SI की बात करें तो कितनी होती है, +4 होती है। 18 अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी होती है, -2। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। हम लोग देखते हैं इसको करने की कि ये कितना है। तो ये हो गया अपना 6
और ये हो गया 24 और ये हो गया अपना माइनस का, माइनस के हो गया 36 0। अगर हम लोग बात करें तो ये 30 प्लस माइनस 36 0। अगर हम लोग इसकी बात करें माइनस 0, अगर nx की बात करें तो 6, यानी कि nx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, इस तरह से। तो ये क्या है कि जो b है इसमें b किस स्टेट में होता है, +2 में होता है यूजली। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +2 +2 एल्कली अर्थ मेटल में है ये, तो ये +2। तो ये काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये अपना फॉर्मूला क्या है, V3Al2Si6O18। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर ऑफ n की वैल्यू बता सकते हैं। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इजी और टफ क्वेश्चंस किए हैं। आप देख सकते हैं कि ईजिली अप्रोचेबल हैं। इनमें आपको कुछ में कंसेप्ट सीखने को मिला होगा और कुछ में आपको नई चीज़ें भी पता लगी होंगी और कुछ में आपको पहले से भी आता होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पी ब्लॉक में ही नाइट्रोजन फैमिली को शुरू करेंगे और आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।